प्रिय विद्यार्थियों, जेएनयू भारतीय संस्थान मान्य विश्वविद्यालय लाड़नू राजस्थान दूर शिक्षा निदेशालय जिसके आप सभी विद्यार्थी हैं, मैं डॉक्टर अशोक भास्कर, असिस्टेंट प्रोफेसर, विभाग जीवन विज्ञान परीक्षा ध्यान एवं योग, मैं आप सभी का इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस क्लास में अभी बीए द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आपके कोर्स में जो बीए द्वितीय वर्ष में जीवन विज्ञान में 2 पेपर रखे गए हैं, उसका जो द्वितीय पत्र है और इस द्वितीय पत्र में जीवन विज्ञान और स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है। अर्थात इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में स्वास्थ्य क्या होता है। ऐसे कौन कौन से कारक है जो हमें हमारे इस स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अनेक वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर्स, उन्होंने क्या कहा है स्वास्थ्य के बारे में, किस प्रकार से हम हमारे इस शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और किस प्रकार से हम जीवन विज्ञान, प्रेक्षा ध्यान और योग के अंतर्गत आने वाले जो बहुत सारे प्रयोग है, जो छोटी छोटी टेक्निक्स है, उनका प्रयोग करते हुए हम अपने आप को निरोग रख सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी जानते हैं और कहा भी गया है कि पहला सुख निरोगी काया, अर्थात एक इंसान का, एक मनुष्य का जो पहला सुख है वह कोई रुपया, पैसा, धन, दौलत, यह सुख सुविधाएं नहीं है, वो है उसका स्वास्थ्य। यदि उसके पास में स्वास्थ्य नहीं है तब चाहे रुपया पैसा हो, चाहे कितनी ही प्रकार की हमारे पास में सुख सुविधाएं क्यों ना हो, क्या हम उनका उपयोग कर सकते हैं, उनका उपभोग कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम हमारे स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उसके प्रति सजग रहें, जागरूक रहें और निरोग रहें। इसीलिए जीवन विज्ञान के अंतर्गत बीए द्वितीय वर्ष में इस प्रश्न पत्र को रखा गया है। साथ ही आप सभी ने बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत भी जीवन विज्ञान के बारे में बहुत कुछ जाना है, उसको समझा है। जीवन विज्ञान के कौन कौन से ऐसे प्रयोग है जो प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत आते हैं, जिसके सहायक अंग भी है, जिसके मुख्य अंग भी है, विशिष्ट अंग भी है, उसमें योग को भी आपने पढ़ा है और उसका प्रैक्टिकल भी किया है और हमने इस चीज को देखा है, जाना है, समझा भी है कि किस प्रकार से ये जो छोटे छोटे प्रयोग है इन प्रयोगों के माध्यम से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। केवल जीवन विज्ञान और प्रेक्षा ध्यान पढ़ने की चीज नहीं है कि थ्योरी में इतना सब कुछ बता दिया है और हमने पढ़ लिया और हमारा काम हो गया है। नहीं, जीवन विज्ञान हमारा सर्वांगीण विकास करना चाहता है और उस सर्वांगीण विकास के अंतर्गत जो ध्यान की विभिन्न पद्धतियां हैं, योग की विभिन्न पद्धतियां हैं, वो हमें पढ़ने को मिल रही है। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपके इस पाठ्यक्रम में इस पेपर को रखा गया है। जैसा कि हमने बताया कि इस पेपर के द्वारा हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं।
तो इकाई जो आपकी पहली है, इस पहली इकाई में स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में हम जान पाएंगे, और इसका जो पहला पाठ है जिसका नाम ही है स्वास्थ्य की अवधारणा एवं परिभाषाएं, निर्धारक तत्व, पर्यावरण और स्वास्थ्य के अंतर संबंध, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले स्वास्थ्य की अवधारणा को जानना बहुत जरूरी है कि क्या है स्वास्थ्य की अवधारणा। स्वास्थ्य की अवधारणा के अंतर्गत मुख्य रूप से जो 4 बिंदु हमारे सामने हैं, उनमें सबसे पहला जो बिंदु है वह जैव चिकित्सकीय अवधारणा है। क्या है यह जैव चिकित्सकीय अवधारणा? इस अवधारणा का जन्म कैसे हुआ? इस अवधारणा को मानने वालों ने जो सिद्धांत दिया, उनके अनुसार हमारे शरीर के अंदर होने वाले जितने भी रोग हैं, उनके पीछे कोई ना कोई रोगाणु और कीटाणु काम करते हैं। यह हम यूं कह सकते हैं कि हमारा जो शरीर है, इस शरीर की अस्वस्थता यानी कि उसका रोगग्रस्त होना, इसका अर्थ है हम अस्वस्थ है। और यदि हमारे शरीर के अंदर कोई भी रोग नहीं है, तब हम क्या है? हम पूर्ण स्वस्थ है। तो इस प्रकार से जब तक व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होता है, तब तक वह स्वस्थ है। लेकिन कोई भी यदि रोग पैदा हो जाता है, तब हम बीमार हो जाते हैं। यही इस जैव चिकित्सकीय अवधारणा का सिद्धांत है। और इसी सिद्धांत ने जन्म दिया कि हमारे शरीर के अंदर होने वाली बीमारियों के पीछे सबसे बड़ा कारण है रोगाणु। और वास्तव में इस सिद्धांत ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी। और वो क्रांति किस प्रकार से लाई कि जब इस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ कि शरीर के अंदर रोग का कारण रोगाणु है, तब वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर लोगों ने बहुत सारी खोजें की, बहुत सारे आविष्कार भी हुए, और अनेक प्रकार के रोगों से लड़ने की किस प्रकार से हम हमारे अंदर क्षमता पैदा कर सकते हैं, आज हम जानते ही हैं। उससे संबंधित मार्केट के अंदर बहुत सारी हमें मेडिसिन मिलती है। लेकिन फिर भी जो ये सिद्धांत है, इसकी भी अपनी कुछ कमियां रही है, जैसे कि कुपोषण है, नशे की आदत है, पर्यावरण प्रदूषण है, मानसिक रोग है। इनके ऊपर पूरी तरह से यह सिद्धांत यानी इन समस्याओं को वह दूर नहीं कर सका। तो कहने का अर्थ है कि यदि स्वास्थ्य को हम समझना चाहते हैं, तो केवल जैव चिकित्सकीय अवधारणा के द्वारा हम उसको पूरी तरह से नहीं समझ सकते। तब दूसरा सिद्धांत हमारे सामने आता है, जिसको हम पारिस्थितिकीय अवधारणा के नाम से जानते हैं। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। पारिस्थितिकी का अर्थ यह होता है कि इस सृष्टि में पाए जाने वाले जितने भी जीव है, वो जीव और पर्यावरण के बीच में होने वाला जो व्यवहार होता है, वह व्यवहार किस प्रकार का है? उनके बीच में एक अंतर संबंध पाया जाता है। अर्थात पर्यावरण जीवों को प्रभावित करता है और जीव भी पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। उन दोनों के बीच में किस प्रकार का व्यवहार चलता है। और हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास का जो वातावरण होता है, वह हमें अत्यधिक प्रभावित करता है, उससे हम प्रभावित होते हैं, और उसके चलते भी कई प्रकार की बीमारियां भी होती है। उसके चलते हम स्वस्थ भी होते हैं, तो जब ध्यान नहीं रखा जाता है तो हम अस्वस्थ भी हो जाते हैं। साथ में एक चीज और भी है। उदाहरण के लिए हम सभी जानते हैं, जब मौसम चेंज होता है, तब सर्दी, जुकाम, इस प्रकार की जो बीमारियां होती है, उनके होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसका अर्थ हुआ कि जो हमारे आसपास का वातावरण है, वह हमें प्रभावित कर रहा है।
तीसरी जो अवधारणा है वह मनोसामाजिक अवधारणा है। एक चीज यह भी देखी गई कि शरीर के अंदर होने वाले विभिन्न प्रकार के जो रोग है, वो रोग केवल रोगाणु से ही नहीं, न केवल कोई कीटाणु या केवल हम किसी वायरस की बात करें, केवल उन्हीं से नहीं होता है। या हम यूं कहें कि केवल पर्यावरण के अंदर होने वाले जो परिवर्तन है, केवल उन्हीं से रोग पैदा नहीं हो रहे हैं। ऐसे भी रोग है जिनके पीछे न पर्यावरण काम कर रहा है, न कोई जैव चिकित्सकीय जो सिद्धांत है वह काम कर रहा है, उसके पीछे काम कर रहा है मनोसामाजिक। हमारा मन और समाज यह भी प्रभावित करते हैं। हम सभी जानते हैं हमारे समाज के अंदर होने वाले जितने भी रीति रिवाज है, सांस्कृतिक जो भी प्रोग्राम होते हैं, हमारे जो उसके अंतर्गत बनने वाले जो नियम कायदे होते हैं, वो हमें प्रभावित करते हैं। समाज के अंदर हमारा क्या स्टेटस है, हमारी आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये सारी की सारी हमें प्रभावित करती है। उसके चलते भी हमारा शरीर और हमारा मन प्रभावित होता है और हम रोगग्रस्त होते हैं। और चौथी जो अवधारणा आ रही है, समग्र स्वास्थ्य की अवधारणा। इसका अर्थ हुआ कि केवल हमें जैव चिकित्सकीय, पारिस्थितिकीय या मनोसामाजिक अवधारणा से संपूर्ण रूप से स्वास्थ्य की अवधारणा को स्पष्ट नहीं कर सकते। तो समग्र स्वास्थ्य की अवधारणा का यहां पर अर्थ है कि उसके अंदर ऊपर की जो 3 प्रकार की हमने अवधारणाओं की बात की है, वो इसके अंदर अपने आप समाहित हो जाती है। इतना ही नहीं, हमारे चारों ओर का जो भी वातावरण है, जिसमें हमारी संस्कृति है, हमारी आर्थिक स्थिति है, जल है, वायु है, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, हमारा राजनीतिक परिवेश है, ये सब कुछ हमें किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। शरीर को, मन को, ये हमें प्रभावित करते हैं और इसके चलते ही हमारा शरीर रोगग्रस्त होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसे फैक्टर है, ऐसे तत्व है जो हमें प्रभावित करते हैं। अब हम आते हैं स्वास्थ्य की परिभाषा के ऊपर। स्वास्थ्य की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। अलग जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, जो साइंटिस्ट हुए हैं, जो डॉक्टर हुए हैं, जो पूरी तरह से जो मेडिकल लाइन के लोग हैं, आयुर्वेद की भी यदि हम बात करें तो अनेक प्रकार की इस स्वास्थ्य से संबंधित हमें परिभाषाएं मिलती है। यहां पे 1-2 परिभाषाओं की हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज जाननी बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य जो ये शब्द बना है, इसका अर्थ होता है स्वयं में स्थित रहना, और वास्तव में यही इसकी सबसे अच्छी और संपूर्ण परिभाषा है। स्वयं में स्थित रहने का अर्थ है अपनी आत्मा में अवस्थित रहना, और वास्तव में जो अपनी आत्मा में अवस्थित रहता है उसको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक किसी भी प्रकार की कोई भी जो तकलीफ होती है या बाह्य कितने भी जो ऐसे कारक होते हैं जो इनको प्रभावित करते हैं, उस शरीर को ये सारी चीजें प्रभावित नहीं कर सकती जो स्वयं में स्थित रहता है। हालांकि यह चीज बड़ी मुश्किल है, क्योंकि हम पूरी तरह से न तो अपने शरीर को संभाल पा रहे हैं, मन तो उससे भी सूक्ष्म है जिसको हम बिल्कुल भी नहीं संभाल पा रहे हैं, भाव उससे भी सूक्ष्म आते हैं, और आत्मा तो भी बहुत दूर की बात हो जाती है। फिर भी अलग अलग लोगों ने अपने अपने जो विचार रखे और जो परिभाषाएं दी है उसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। जैसे कि वेबस्टर ने एक परिभाषा दी है कि शरीर, मन तथा चेतना की ओजस्वी अवस्था
जिसमें समस्त शारीरिक बीमारी और दर्द का अभाव हो की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। इन्होंने कहा है कि तीनों चीजों को उन्होंने ले लिया है, शरीर को, मन को और चेतना को। इन तीनों की ही एक ओजस्वी, तेजस्वी अवस्था, जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक बीमारी, दर्द न हो, वही हमारा क्या है? स्वास्थ्य है। इसी प्रकार से WHO के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948 के अंदर उन्होंने एक परिभाषा दी थी कि स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक संतुलन की अवस्था है, केवल रोग या अपंगता का अभाव नहीं है। इन्होंने कहा कि केवल यदि शरीर के अंदर कोई रोग हो जाए या कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अपंग हो जाए, केवल वही अस्वस्थता नहीं है, उसके अंतर्गत हमारा पूर्ण शरीर, हमारा मन और हमारा समाज भी उसके अंतर्गत वह किसी न किसी प्रकार से प्रभाव डालते हैं। और वर्तमान में जो WHO ने आगे जाकर के अपनी परिभाषा में कुछ जो चेंज किया था, उस चेंज के अंतर्गत उन्होंने कहा कि जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संतुलन के साथ आर्थिक एवं सामाजिक रूप से उपयोगी जीवन को स्वास्थ्य कहा गया है। बहुत बड़ी बात कही गई है। यानी उन्होंने केवल शरीर को, मन को, या हम यूं कहें कि इन चीजों के ऊपर ध्यान देते हुए भी उन्होंने समाज और अर्थ को भी शामिल किया है। हम जानते हैं कि किसी न किसी प्रकार से हमारा समाज और जो हमारा जो आर्थिक स्तर है वह हमें प्रभावित करता ही करता है। तो इस प्रकार से ये स्वास्थ्य की परिभाषाएं आपकी बुक्स के अंदर और भी बहुत सारी परिभाषाएं दी गई है। स्वास्थ्य के निर्धारक कारक, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ को, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं? उसमें सबसे पहली चीज आती है आनुवंशिकता, हेरिडिटी। हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जो माता पिता को होते हैं तो उनकी संतान को भी हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे जो गुण होते हैं जो माता पिता, दादा दादी को होते हैं, वो उनको होने वाली संतान के अंदर भी वह गुण आ जाते हैं। इसी आनुवंशिकता के चलते एक व्यक्ति की कितनी हाइट है, यानी लंबा चौड़ा, उसकी आंखें, उसका कद, उसके शरीर का सौष्ठव किस प्रकार का है, ये बहुत सारी चीजें हैं। ये हमारे इस हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता के द्वारा भी हमें प्रभावित करते हैं। इसके साथ ही हमारे आसपास का जो पर्यावरण है, अभी हम पहले बात कर भी रहे थे कि हमारे आसपास का जो पर्यावरण है और जिस परिवेश के अंदर हम रह रहे हैं वह हमें प्रभावित करता है। और ये इतना अधिक प्रभावित करता है कि हम लोग दूसरे ऐसे लोगों को जो किसी विशेष पर्यावरण के अंतर्गत रहते हैं उनको देख करके ही हम पहचान जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई पहाड़ी क्षेत्र का व्यक्ति आया है तो उसकी हाइट, उसका रंग देख करके उसको हम पहचान जाते हैं। कोई चाइना से आया तो हम कह देते हैं कि भाई ये चाइनीज है। कोई रशिया से आया है तो उसके शरीर को देख करके हम बता देते हैं कि यह रशियन है। तो इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रभावित करती है हमारी जीवन शैली, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो किस प्रकार की है, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। हमारा उठना, बैठना, खाना, पीना, और जो हमारी लाइफस्टाइल है, ये लाइफस्टाइल किसके अनुसार अधिकतर ढल जाती है? हमारे आसपास का जो सामाजिक और पारिवारिक वातावरण होता है, किस प्रकार के समाज में हम रह रहे हैं और किस प्रकार के परिवार में हम रह रहे हैं। परिवार की आंतरिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है, उसके अनुसार ही हमारी सोच, हमारे विचार और हमारा व्यवहार बनने लगता है। हम सभी जानते हैं कि यदि अमेरिका में रहने वाले जो लोग हैं और इंडिया के अंदर रहने वाले जो लोग हैं
उनकी लाइफ स्टाइल में बहुत अंतर है। उनके खाने का, पीने का, रहने का जो तरीके हैं वो हमसे भिन्न है, क्योंकि वहां का पर्यावरण भी भिन्न है और हमारे यहां का पर्यावरण एक अलग प्रकार का है, जिसके चलते हमारा जो शरीर है या हमारे शरीर के अंदर होने वाली जो अस्वस्थता है या स्वस्थता है वह बहुत कुछ निर्भर इन सभी के ऊपर करती है। स्वास्थ्य सेवाएं यानी कि हमें किस प्रकार की और कितनी स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम स्वयं जागरूक रहें, और हमारे जागरूक रहने के साथ साथ हम सभी जानते हैं कि सरकार भी अनेक प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाती है। टाइम टाइम के ऊपर टीकाकरण करवाती है। कई बार कोई विशेष बीमारी फैल जाती है तो उसके लिए विशेष कदम उठाए जाते हैं। अभी हम सभी जानते हैं कि हाल ही में अफ्रीकन देशों के अंदर इबोला नामक जो बीमारी फैली थी। तो कहने का अर्थ है कि किस प्रकार से एक समाज को या मनुष्य जाति को हम स्वस्थ रख सकते हैं, उसके लिए अनेक प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं भी चलाई जाती है। अन्य कारक के अंतर्गत हम ले सकते हैं कि जो ये स्वास्थ्य सेवाएं चलाई जा रही है किस प्रकार से चलाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत, शहरी क्षेत्र के अंतर्गत किस प्रकार से हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, टीवी के माध्यम से, अनेक प्रकार के दूसरे जो संचार के माध्यम है उनके द्वारा भी। अगला जो हमारा बिंदु आता है पर्यावरण और स्वास्थ्य के अंतर संबंध। हम अवधारणा के अंतर्गत भी इस चीज को पढ़ रहे थे और प्रभावित करने वाले जो कारक थे उसमें भी एक कारक आया था पर्यावरण, कि हमारे आसपास का जो पर्यावरण है वह हमें किस प्रकार से प्रभावित करता है और किस प्रकार से हम इस पर्यावरण के साथ में इसका जो हमारे बीच में अंतर संबंध है उसको ध्यान में रखते हुए हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। बहुत सीधी सी बात है विद्यार्थियों कि जो हमारा पर्यावरण है और जो हमें प्रभावित कर रहे हैं, और मोटे तौर के ऊपर देखें तो उसके अंदर जल है, वायु है, मृदा है, ध्वनि है, या आसपास फैलने वाले जो रेडियोधर्मी पदार्थ है, ये सारे के सारे हमें प्रभावित करते हैं। और जो ये प्रभावित हमें करते हैं ये किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, जब हम इनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, यानी हम इनको प्रदूषित करते हैं। जब ये प्रदूषित होते हैं तब ये हमारे स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इसीलिए यहां पर यह चीज रखी गई है। हालांकि हम 8वीं क्लास से पढ़ते आए हैं कि विभिन्न प्रकार के प्रदूषण क्या है, जिसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं जल प्रदूषण की। जल प्रदूषण, जो जल होता है यह है जीवन है हमारा, इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। और जो जल प्रदूषित होता है मुख्य रूप से या तो प्राकृतिक कारणों से या मानव के द्वारा, यानी इन दो कारणों से जल का प्रदूषण होता है। प्रकृति के द्वारा जो प्रदूषण होता है, मान लीजिए कि बहुत ज्यादा तेज कहीं तूफान आ जाए, आंधी है, ज्वालामुखी का फटना है, अनेक ऐसे कारण हो सकते हैं। लेकिन अधिकतर देखा गया है कि प्रकृति जब अपना संतुलन करती है, या हम जिसको कहते हैं कि प्रकृति के द्वारा जो प्रदूषण हो रहा है, प्रकृति बहुत जल्दी रिकवरी भी करती है, संतुलन भी पैदा करती है। लेकिन आज के संदर्भ में देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाला मानव है। वो किसी न किसी रूप में जल को प्रदूषित कर रहा है। हम देखते हैं अनेक प्रकार के कल कारखाने जो चल रहे हैं, इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही है, उसके कारण से क्या हो रहा है, उनसे निकलने वाले जितने भी रासायनिक पदार्थ होते हैं वो किसी न किसी रूप में या तो इस मिट्टी में जाते हैं या फिर नदियों के अंदर बहा दिए जाते हैं। नदियों को प्रदूषित करते हैं और साथ ही महासागरों को भी प्रदूषित करते हैं, जिसके चलते हमारे आसपास की जो मृदा है उसमें पाए जाने वाले जीव जंतु है वो प्रदूषित होते हैं। हम उसी पानी को पीते हैं, हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से
जल का प्रदूषण बढ़ता है और हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण आज हम देख रहे हैं, इसी इंडस्ट्रीज के कारण से कितना वातावरण में धुआं फैल रहा है। कितनी आज मोटर गाड़ियां या यातायात के जो साधन चल रहे हैं उनके द्वारा वायु का प्रदूषण हो रहा है। यह भी हमें किसी न किसी रूप से प्रभावित कर रहा है। इतना ही नहीं, जब वातावरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैसेज जब बढ़ने लग जाती है, तब यही ऊपर जाकर के अम्लीय वर्षा के रूप में भी हमें और हमारी फसलों को, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। इसी प्रकार मृदा प्रदूषण, चाहे अम्लीय वर्षा हो, चाहे कारखानों की हम बात करें, या आज अधिक पैदावार के लिए काम में लिए जाने वाली अत्यधिक कीटनाशकों की हम बात करें, इसके द्वारा भी मृदा यानी कि इस पृथ्वी का जो मिट्टी है इसका प्रदूषण हो रहा है और उसके कारण से आज उपज कम होती जा रही है और धीरे धीरे जमीन बंजर होती जा रही है और इस धरती के ऊपर पैदा होने वाला जो वन है, पेड़ पौधे हैं, उनके अंदर कमी भी आती जा रही है। ध्वनि प्रदूषण के पीछे भी हमारे आज के जो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ यातायात, कारखाने, मोबाइल, टीवी, अनेक प्रकार की ऐसी चीज है। और दूसरा, पूरी दुनिया में होने वाला जो आतंकवाद है, उसके कारण से भी यह जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण होता है। और साथ में ही होता है रेडियोधर्मी प्रदूषण। ये रेडियोधर्मी जो प्रदूषण है, आज हम देख रहे हैं कितना आतंकवाद बढ़ रहा है। पूरी दुनिया परमाणु युद्ध के नाम से डरी हुई है। कोई भी जापान के उन 2 नगरों को नहीं भूल सकते जहां पर परमाणु बम गिराए गए थे, नागासाकी और हिरोशिमा को, जहां पर आज भी लोग अपंग पैदा होते हैं केवल उस रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण से। तो इन सबसे हमें बचना चाहिए और इन सबसे हम जितना बचेंगे उतने हम स्वस्थ रह पाएंगे। और इनके चलते जो ग्रीन हाउस प्रभाव है, ग्रीन हाउस प्रभाव और कुछ नहीं है, जो वातावरण के अंदर बढ़ती हुई विषैली गैसें हैं, उसके कारण से आज हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। और उसके कारण से, उन विषैली गैसेज के कारण से जो ओजोन है, जो खतरनाक सूर्य की किरणों से हमें बचाता है, वह ओजोन की परत भी क्षीण होती जा रही है। उसके अंदर कह रहे हैं छेद होता जा रहा है और वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जो आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा घातक हो सकता है। संसार के प्रमुख प्रदूषित शहरों की स्थितियां, प्रिय विद्यार्थियों, आपकी इस किताब के अंदर कुछ ऐसे शहर बताए गए हैं। हालांकि इन शहरों की स्थितियां बदलती रहती है और WHO के अनुसार हर साल बताया भी जाता है कि इस साल का कौन सा सबसे अधिक प्रदूषित शहर है। तो बहुत सारे ऐसे शहर है आज दुनिया के अंदर, जो बड़े बड़े शहर है, वो प्रदूषण की मार को किसी न किसी रूप में झेल रहे हैं। जैसे कि इसमें बताया है अजरबैजान, लिम्फेन जो चीन के अंदर है, तियानिंग ये भी चीन के अंदर बताया है, सुकिंदा उड़ीसा के अंदर है, वापी जो हमारे गुजरात के अंदर है, देरजिंस्क के जो रूस का एक शहर है, इसी प्रकार काबवे जाम्बिया का है। यानी कि इतने ही नहीं, और भी ऐसे बहुत सारे जो देश है, उन देशों के बहुत सारे जो बड़ी बड़ी सिटीज है, वो किसी न किसी रूप से इस प्रदूषण की मार को झेल रही है। तो हम किस प्रकार से एक स्वस्थ पर्यावरण का उपाय कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे साधन हैं। जैसा कि हमने बताया कि जल है, वायु है, ध्वनि है। हमें ऐसा काम करना चाहिए कि कम से कम इनके अंदर प्रदूषण फैल सके। इसके लिए आज हम देखते हैं कि अधिकतर लोग प्लास्टिक की थैलियों का, यानी कि प्लास्टिक को यूज में लेते हैं, इसका कम से कम उपयोग करना चाहिए। जो रेफ्रिजरेटर है, यदि कम काम में लिया जाए, एसी है उसको कम काम में लिया जाए, क्योंकि इससे निकलने वाली जो गैस है
वह ओजोन को क्षति पहुंचाती है। ओजोन को हम इनका कम प्रयोग करके बचा सकते हैं। ऑफिस जाना है, हम पैदल भी जा सकते हैं, साइकिल के द्वारा जा सकते हैं, जिससे वायु प्रदूषण को हम बचा सकते हैं। खुले के अंदर मल मूत्र का त्याग हमें नहीं करना चाहिए। हरे भरे वृक्षों को हमें काटना नहीं चाहिए। पानी, लाइट, इसकी जितनी आवश्यकता हो उतना ही हमें प्रयोग करना चाहिए। यानी कि इन छोटी छोटी बातों को हम ध्यान में रख करके हम हमारे पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। और इसको यदि प्रदूषित होने से हम बचा सकते हैं तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ के अंतर्गत हमने स्वास्थ्य के बारे में जाना कि किस प्रकार से इन छोटी छोटी बातों को हम ध्यान में रख करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि पहला सुख तो निरोगी काया ही है। तो इस प्रकार से हमारा यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।